नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा 2021 में जो आपका हो रहा है उसका गणित विषय के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक ना। इसमें आपके 1 से 15 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें देखेंगे, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि मेरे को गणित का पेपर जो था मेरे पास नहीं था, ठीक ना। आज ही मेरे को गणित का पेपर मिला हुआ है ओपन स्कूल का, ठीक ना। आज ही के डेट पे वो भी मैं एक दोस्त के पास, ठीक ना, वो मेरे आपके ही कमेंट के द्वारा सर मैथ का भी करा दीजिए, तो मैं मांगा गया था कि व्हाट्सअप में मेरे नंबर पे मैथ का पेपर सेंड कर दीजिए। तो उन्होंने आज ही सेंड किया है। तो उसके बाद मैं अभी आपको 1 से 15 तक के प्रश्नों को हल करके आपका ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आंसर सोल्व करके, ठीक ना। तो 15 तक के प्रश्नों का अध्ययन इसमें मैं कराऊंगा आपको, ठीक। डिटेल से आपको बताया जाएगा 15 तक के सभी प्रश्नों को का सटीक आंसर आपको देखने को मिलेगा, सटीक उत्तर। पहले आप वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और प्रश्नों को समझ लीजिएगा, उत्तर को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखने के बाद, पूरा देखने के बाद ही आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि कहीं पास गलत होगा सही होगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यदि आपने लिख भी लिया है आंसर, फिर भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं गलत लिखा होगा, तो उसको आप सुधार सकते हैं इसमें, ठीक। और ये आपने नहीं लिखा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ही, ठीक। आप पहले वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। यदि लास्ट में वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि लास्ट में वीडियो देखने के बाद आपको सारे प्रश्नों के आंसर अच्छे नहीं लगते हैं तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक। इसका ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, ठीक। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ आपका पहले प्रश्न का आंसर यहाँ हम देख लिखे हुए हैं, ठीक ना। देखिए, आपका उत्तर क्रमांक 1 का अ नंबर का है, जिसमें आपका सही विकल्प दिया हुआ था, ठीक। सही विकल्प के प्रश्नों का आंसर देखेंगे तो पहले प्रश्न का आंसर आपका है ख नंबर। ख में आपका दिया हुआ था बी का समुच्चय पूछा था, उसमें आपका 1 3 5 7 9, ठीक। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। स नंबर मतलब तीसरा नंबर, ठीक ना। पहले का तीसरा सही होगा। दूसरा का आपका भी तीसरा नंबर सही होगा। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान पूछा हुआ था, मतलब काश 90 अंश माइनस एक्स का मान होता है साइन एक्स, ठीक। तो उसका भी आपका साइन एक्स सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा चौथा नंबर द, ठीक ना, -3/7 तीसरा प्रश्न का सही आंसर होगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर आपका 5 होगा, ठीक ना। चौथे प्रश्न का सही आंसर आपका क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार आपके पांचवें प्रश्न का सही आंसर आपका 6√2 होगा, ठीक ना। 6√2 मतलब 6 वर्गमूल 2, ठीक, इकाई होगा आपका सही आंसर। उसी प्रकार छठवें प्रश्न का सही आंसर आपका 3/4 होगा। क्या होगा, छठवें प्रश्न का सही आंसर आपका 3/4 होगा, अ नंबर। उसी प्रकार आपका सातवें प्रश्न का सही आंसर होगा अ नंबर का -11, ठीक, -11 होगा। और आठवें प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 10x माइनस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ब नंबर में दिया हुआ है। ब नंबर में 10x माइनस एक्स प्लस सी आठवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चूँकि मैं प्रश्न का को एक्सप्लेन यहाँ आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ उत्तर उत्तर केवल लिखा हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ मेरे मोबाइल में ही है। इसके अलावा मेरे पास अलग से पेपर नहीं है, क्योंकि मैं उस पेपर को भी आज ही मंगाया हूँ, ठीक ना, एक दोस्त के पास से, ठीक। तो आपके लिए ही मेहनत करके आपका उत्तर बताए सोल्व करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। तो 9वां प्रश्न है आपका। 9वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना, स नंबर में दिया हुआ था संरेख सदिश। क्या है, संरेख सदिश आपका 9वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 10वें प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा x0z, जो कि ब नंबर में दिया हुआ है। ब नंबर में दिया हुआ है x0z आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं उत्तर ब। उत्तर ब में क्या था आपका खाली स्थान, मतलब रिक्त स्थान पूरा कीजिए, ठीक। तो रिक्त स्थान में देखते हैं, तो पहला जो रिक्त स्थान था उसका, उसमें आपके इतने सारे जो हैं उस रिक्त स्थान में आएंगे आपके, ठीक। तो 7 5 7 4 7 2 और फिर 8 5 8 4 8 2, ये सारे आपके खाली स्थान में आएंगे पहले खाली स्थान में, ठीक। दूसरे खाली स्थान में आपका आएगा 10वां पद। क्या आएगा, 10वां पद। ये समांतर श्रेणी का सवाल था, ठीक ना, तो 10वां पद आएगा उसमें, ठीक। आगे आपका जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपका आएगा 2। तीसरे प्रश्न का खाली स्थान में आएगा आपके 2। चौथे प्रश्न के खाली स्थान में आएगा -3/2। उसी प्रकार पाँचवें नंबर के खाली स्थान में आएगा 5.5, ठीक। वो आपका 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा होगा, ठीक ना, उसमें पूछा था समांतर माध्य, तो ये आपका 5.5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद औसत बोल सकते हैं उसको, सॉरी, औसत बोल सकते हैं, ठीक। तो और छठवें प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा -π/4, -π/4 हो जाएगा, ठीक। चौथे प्रश्न का सही आंसर। उसी प्रकार
छठवें प्रश्न का। उसी प्रकार आपके सातवें प्रश्न का सही आंसर होगा आच्छादक। सातवें प्रश्न का सही आंसर आच्छादक होगा। और आठवें प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 3। क्या होगा? 3। उसी प्रकार नौवें प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 10 पाई, मतलब 10 पाई। 10वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4 - 2 - 1, मतलब 4 - 2 - 1। ठीक, दिक् का अनुपात पूछा था इसमें। अब हम देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 2 का आंसर, ठीक ना, जो कि आपके 2 नंबर के सवालों पे हम पहुंच गए। ठीक, तो उत्तर क्रमांक 2 में आपका क्या पूछा था कि x+3 की घात 8 जो होता है, ठीक ना, 8 होता है, उसमें x की घात 5वां गुणांक का मान पूछा था। ठीक ना, तो x+3 की घात 8 का व्यापक पद क्या हो जाएगा? ये सूत्र होता है आपका TR+1 NCR a की घात n-r डॉट br। ये सूत्र होता है। इसमें क्या है आपका n का मान यहाँ दिया हुआ है 8, और साथ में यदि हम बात करें तो a का मान आपका दिया हुआ है x, b का मान 3 दिया हुआ है, जिसको मैं नीचे अभी आपको दिखाऊंगा। उसको हमने रख दिया, पहले n का मान 8 दिया हुआ है, n का मान 8 रख दिया। उसके बाद हमको ज्ञात करना था x की पावर 5 गुणांक के लिए, तो x की पावर 5 के गुणांक के लिए ज्ञात करना था, तो हमने रख दिया यहाँ 5 8 - r। ठीक, उसके बाद r का मान ज्ञात हो गया 3, यहाँ r का मान 3 ज्ञात हो गया। अब जो था ये पहला जो हमने इस सूत्र को बनाया था, इसी सूत्र में अब हम मान रख देंगे। देखिए नीचे इसी सूत्र में आपका मान रखा गया है। ठीक, मान क्या रखा गया है आपका TR+1 8C3 x की घात 5 3 की घात 3, a का मान x है, b की घात 3 है। इस प्रकार मान रखते जाइए आप। मान रखने से हमको x की घात 5 का गुणांक ज्ञात करना है, तो इसको आप लिख दीजिए 8C3 3 की घात 3। उसके बाद आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बट्टा में 3 फैक्टोरियल कोष्टक 8 - 3 फैक्टोरियल गुणा 3 की घात 3। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको हल करके। ठीक, यहाँ से आपका 1512 इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, और करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ जाएगा। पहले आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके आगे पीछे करके आराम से लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक, और इसका पीडीएफ आपको प्राप्त होगा जैसे ही इस वीडियो में आपके 500 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक ना, 500 व्यूज जैसे ही इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, इसका पीडीएफ मैं कमेंट बॉक्स में खुद ही पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगा। ठीक, अब देखिए उत्तर क्रमांक 3 का आंसर। ठीक, उत्तर क्रमांक 3 में आपके स्वर व्यंजन से संबंधित सवाल थे, शायद डाटर शब्द था। ठीक ना, डाटर शब्द में 2 स्वर 3 व्यंजन को लेना था। ठीक, और आपको हल करना था। तो देखिए उसमें क्या है, आपके स्वरों की संख्या कितनी थी, उसमें डाटर शब्द में 3 थी, और व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 5 थी। व्यंजन की संख्या 5 थी, स्वर की संख्या 3। उसमें से आपके 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनना था, तो उतने 2 स्वर चुनने के तरीके क्या हो जाएंगे, 3C2। उसी प्रकार आपके 5 व्यंजन जो हैं, 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन चुनने के तरीके 5C3 हो जाएगा। अब गणना का जो आधारभूत सिद्धांत होता है, क्या होता है, गणना का जो आधारभूत सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत से अर्थपूर्ण व अर्थहीन शब्दों की कुल संख्या पूछा था। ठीक ना, तो उस गणना के आधारभूत सिद्धांत से आपका अर्थपूर्ण एवं अर्थहीन शब्दों की कुल संख्या इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ठीक ना, ये सूत्र हो जाएगा 3C2 × 5C3 × 5। ठीक, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। बस आप उसमें मान रख दीजिए आपका। ठीक ना, एनसीआर का ये सूत्र होता है। ऊपर में आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बट्टा में 2 फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल। उसी प्रकार यहाँ गुणा में 5 फैक्टोरियल, यहाँ आपका कटकुट है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक ना, 5 फैक्टोरियल बट्टा में 3 फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल। उसके बाद इसको आप हल कर दीजिए। हल जैसे ही आप करते आएंगे, इस प्रकार से आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका 3600। ठीक ना, 3600 आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो इस प्रकार से आप हल करेंगे प्रश्न को। अगला चौथा सवाल है, यहाँ से देख सकते हैं आप। चौथा सवाल में आपका वृत्त का समीकरण दिया हुआ था, जिसमें आपको केंद्र और त्रिज्या पूछा हुआ था। ठीक, तो वृत्त का समीकरण है। इस समीकरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है समीकरण को। उसके बाद हमको वर्ग बनाने के लिए, क्या बनाने के, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको कुछ आगे पीछे किया गया है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा अभी। ठीक ना, कम समय में वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, और आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप वर्ग में दोनों को हल करेंगे। दोनों को जैसे ही वर्ग में हल करेंगे, ये आपका वृत्त का जो है समीकरण होता है। ठीक ना, जिसमें आपका वृत्त का केंद्र है, यहाँ 2 और -3 निकल जाएगा, यहाँ का 2 यहाँ का -3, और त्रिज्या आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र 2 -3 व त्रिज्या 5 है, हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 में आपके रेखा के 2 समीकरण दिए गए थे, जो कि दिए गए हैं। ठीक, y = x+5 और x = 3, ये रेखा के 2 समीकरण दिए हुए हैं। इन समीकरणों को हम थोड़े से अलग रूप में लिख लेते हैं। ठीक ना, मतलब
दोनों के दाएं पक्ष में 0 डालकर लिख लेते हैं। इस प्रकार हमने लिख लिया। उसके बाद एक सूत्र होता है, हमको क्या ज्ञात करना था, दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना था दोस्तों। इसके लिए हमने प्रवणता ज्ञात करने की कोशिश की। प्रवणता का यह सूत्र होता है आपका y बराबर mx प्लस सी, ठीक ना। y बराबर mx प्लस सी के रूप में जब इनको दर्शाए तो आपका m1 का मान यहाँ से आ गया -1 और दूसरे से आ गया आपका m2 का मान 1, ठीक। तो m1 का मान -1, m2 का मान 1। इस प्रकार दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो होता है उसका सूत्र ये होता है आपका, दोनों रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बट्टा में 1 प्लस m1 m2, ठीक। तो इसमें हमने मान रख दिया m1 व m2 का। जैसे ही मान रखा आपका -2/0 आ गया। -2/0 मतलब tan थीटा बराबर 0 अंश आ गया, और tan थीटा बराबर 0 अंश तो आपका थीटा बराबर 0 अंश आ गया। ये हो गया आपका सही आंसर इसका, ठीक। इसका करेक्ट आंसर आपका निकल गया। उसी प्रकार आपके प्रश्न 6 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 6 में देख सकते हैं आपका ए और बी का मान ज्ञात करना था, ठीक। तो ए बी बराबर आपका 6 दिया हुआ था उसमें, ठीक ना, और ए बी बराबर 8 दिया हुआ था। बस हमने क्या किया कि समीकरण 2 से हमने ए का मान निकाल लिया। ए का मान जैसे ही निकाला, समीकरण मतलब समीकरण 1 से ए का मान निकाला और समीकरण 2 में रख दिया। मान जैसे ही हमने रख दिया, एक हमारे पास वर्ग समीकरण बन गया। उसी वर्ग समीकरण को हमने हल किया। जैसे ही वर्ग समीकरण को हमने हल किया, हमारे पास दो आंसर आ गए, बी बराबर 2 और 4। बी बराबर 2 और 4 आंसर आ गए। जब हम बी बराबर 2 समीकरण 2 में रख देते हैं, बी बराबर 2 समीकरण 1 में 2 में रखते हैं तो ए बराबर 4 निकलता है, और बी बराबर 4 समीकरण 2 में रखते हैं तो ए बराबर 2 निकलता है। इसी प्रकार आपके दो अंक जो आए आपके 2 और 4, वो 2 और 4 आपके सही आंसर हो जाएंगे। या तो आप ए को 2 मानिए या बी को 2 मानिए, किसी को मानिए, 2 4 आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार 7वां प्रश्न जो आपका दिया हुआ था उसमें आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। सारणी के सवाल हैं आपके, इसमें आपको सिद्ध करना था, ठीक ना। तो हमने बायां पक्ष को ले लिया, बायां पक्ष जो दिया हुआ था उसको ले लिया। बायां पक्ष को जैसे ही ले लिया, सभी में आपके ABC कॉमन दिख रहे थे, जिसको हमने उभयनिष्ठ ले लिया ABC को। बाकी जो बचा उसको लिख दिया हमने। जैसे ही बाकी बचे हुए को लिखा, हमने एक संक्रिया लगाया, जो जैसा कि हम सारणी का व्यू में संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया हमने क्या लगाया, R1 बराबर R1 प्लस R2 और R2 बराबर R2 प्लस R3। इस संक्रिया को लगाया। जैसे ही इस संक्रिया को लगाया, इसमें इस टाइप से हमारा मान आ गया। इस टाइप से जैसे ही मान आया, हमने हल कर दिया समीकरण को, मतलब सारणी को, ठीक ना। हल किया तो यहाँ से आपका आ गया, और यहाँ आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ गया आपका, ठीक। यही था आपका दायां पक्ष, मतलब राइट हैंड साइड यही था आपका, जिसको दायां पक्ष बोला जाता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न जो हुआ सिद्ध हो गया, ठीक। तो यहाँ से आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक। 7वां प्रश्न आपका हल हो गया, कंप्लीट हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक। इस प्रकार हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ है आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में आपका क्या था, मान ज्ञात करना था, ठीक है। मान ज्ञात करना था, आव्यूह का प्रश्न है आपका, ठीक ना। मैट्रिक्स का प्रश्न है आव्यूह का। इसमें आपका ए और बी दो के मान दिए गए थे, ठीक। ए और बी दोनों के मान दिए हुए हैं, और हमारे पास ज्ञात करना है ए प्लस बी का मान, ठीक। ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, मतलब दोनों का योग ज्ञात करना है। जैसे ही हम दोनों का योग करते हैं, हमारे पास इस टाइप से बन जाते हैं। आव्यूह के योग कैसे किया जाता है, इसका जो ट्रिक होता है, ठीक है, आव्यूह का योग ज्ञात करने का, उससे ऐसे आपका बन जाता है। ऐसे जैसे ही बनता है आपका, हमारे पास एक सूत्र हमने पढ़ा है छोटे क्लासों में, मतलब जस्ट पिछले क्लास हमने 10वीं में भी पढ़ा होगा, ठीक ना। आपने इस सूत्र को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। इस सूत्र को हम जैसे ही रखें, हमारे पास इस प्रकार से आ गया, ठीक। ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक। उसके बाद उत्तर क्रमांक 9 में हम पहुँच जाते हैं। तो 9 में आपका क्या बोला था, 9 में हमारे पास पूछा है कि स्वतुल्य है, सिद्ध कीजिए कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, ठीक ना, सम्मित है। इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, ए बराबर आपका 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक ना। बी बराबर आपका 1 2 और 2 1 दिया हुआ है, ठीक। इसको हम स्वतुल्यता के लिए पहले चेक करते हैं। तो स्वतुल्यता के लिए हम देख लेते हैं कि चूंकि 1 1 2 2 और 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक ना। इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, जो चिन्ह होता है आपका, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, ठीक। तो ये जो होता है आर पर बिलोंग्स नहीं करता है, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस प्रकार हम उसके बाद सम्मित का चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक ना, एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, सम्मित है। दूसरा में आपका सम्मित आ गया। पुनः हम देखते हैं, पुनः 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमने क्या देखा कि आर जो है
वह स्वतुल्यता नहीं है और संक्रामक नहीं है, लेकिन सम्मित है। ठीक, तो इस प्रकार यही हमको सिद्ध करना था, उसमें प्रश्न बोला था। तो इस प्रकार आर संक्रामक संबद्ध नहीं है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, यहाँ से आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, मतलब हल हो गया। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में हमको क्या ज्ञात करना था? मान ज्ञात करना था। ठीक, ये प्रश्न आपका दिया हुआ था, इसका मान ज्ञात करना था। तो हम पहले इतने पोर्शन को ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? इतने पोर्शन को ले लेते हैं। ठीक ना, इतने पोर्शन को ले लेते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि y बराबर a होता है। ठीक, इसको मान लेते हैं। उसके बाद हम इसमें साइन y करके y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y का मान हमारा ज्ञात हो जाता है π/6, मतलब 30 अंश। जैसे ही y का मान 30 अंश ज्ञात होता है, हम इस जगह पे जो है आपके, इस जगह पे π/6 रख देते हैं, मतलब π/6। जैसे ही यहाँ π/6 रख देते हैं, आज देख सकते हैं आपका। ठीक ना, उसके बाद हाँ आपका आ जाता है कोस π/3, मतलब कोस 60 अंश आ जाता है। 60 अंश का मान 1/2 होता है, जिसको हम रख लेते हैं यहाँ। जैसे ही हम यहाँ मान रखते हैं, उसके बाद हम हल करते चले जाते हैं। लास्ट में आपका 10 का मान 10 0 अंश आ जाता है, मतलब 10 1 आ जाता है। 10 1 होता है 10 45 अंश का मान 45 अंश आ जाता है, या फिर π/4। या तो आप π/4 लिखिए या 45 अंश, दोनों आपका सही होगा, और दोनों भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका 10वां प्रश्न का आ जाएगा। अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ था, देख सकते हैं आप। 11वां प्रश्न भी हल करने को था। यहाँ देख सकते हैं y बराबर cos इनवर्स c की पावर x दिया हुआ था। इसका अवकलन ज्ञात करना था, dy/dx का मान। तो जब हम इसका अवकलन ज्ञात कर लेते हैं, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको अवकलन के लिए सूत्र याद होना जरूरी है। जब कास इनवर्स का हम अवकलन करते हैं, तो ये आता है हमारा, यहाँ सूत्र लिखा दिया हूँ मैं। ठीक ना, कि dy/dx कोस इनवर्स x बराबर -1 अपन √1 - x स्क्वायर सूत्र होता है। इस सूत्र में हमने इसको मान रखा। इस प्रकार से आपका हल हुआ, और बस 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। यहाँ से आपका कंप्लीट आंसर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है हमारा, ठीक ना, आपके पास f और d जो है, वेक्टर एफ और वेक्टर डी दिया हुआ है, मतलब सदिश बल जो है और सदिश विस्थापन जो है, दोनों आपके दिए हुए हैं। आपको ज्ञात करना है कार्य। तो कार्य बराबर आपको पता होगा कि जब सदिश बल और सदिश विस्थापन का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका कार्य निकल जाता है। बस इन दोनों का हम डॉट मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब डॉट गुणा कर दिए। डॉट गुणा यहाँ किया, आपका डॉट गुणा में आ गया आपका 15 इकाई आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बस 2 लाइन में आपका खत्म, 15 इकाई करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट गुणा में। ठीक, उसी प्रकार 13 नंबर के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर में आपका क्या ज्ञात करना था? आपको निषेध बनाना था उसका। ठीक है, निषेध मतलब नकारात्मक में बनाना था। जैसे आपका दिया हुआ था कि 2 तथा 3 का योग 5 होता है, 6 होता है। ठीक, लेकिन हमको बोलना है कि 2 तथा 3 का योग 6 नहीं है। बस यही करना है आपको 13 नंबर में। तो यहाँ नहीं है बोल दिया हम, 2 तथा 3 का योग 6 नहीं है। उसी प्रकार दूसरे नंबर में बोल दिए √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। बस खत्म हो गया, वो आपका 13 नंबर समाप्त हो गया। ठीक, उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न में आपके पास क्या पूछा था? परिसर और हाँ, प्रांत और परिसर पूछा हुआ था। ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ फलन हमारे पास से दिया हुआ था। फलन दिया हुआ था, इसको हम बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है, जब इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें करके आपका प्रांत ज्ञात करेंगे। तो एफ का प्रांत क्या करेंगे? -3 < <x <3 x बिलोंग्स टू r। मान लेते हैं हम y बराबर √9 - x स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है x बराबर √9 - y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बोलेंगे कि f जो है आपका परिभाषित है। पहले परिभाषित नहीं आया था, परिभाषित आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये प्रांत यहाँ तक ज्ञात हो जाएगा, प्रांत यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम परिसर ज्ञात करेंगे। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? y < 3 लिखेंगे और y < 0, जैसा कि हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ लिख देंगे कि y सच दैट y <r व 0 < y < 3। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, परिसर ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो 14 नंबर का प्रश्न यहीं से आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 15 नंबर के प्रश्न का आंसर। ठीक, 15 नंबर के प्रश्न में आपका अखबार पढ़ने वालों की का प्रतिशत पूछा था। ठीक ना, कि अंग्रेजी के अखबार जो पढ़ते हैं वो 20% हैं, हिंदी के जो अखबार पढ़ते हैं वो 40% हैं। ठीक, और दोनों अखबार पढ़ते हैं वो 5% हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो किसी अखबार को नहीं पढ़ते हैं? तो देख सकते हैं अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वालों का परसेंट 20%। 20% को हमने चेंज किया तो 20/100 में आपका आ जाएगा 1/5। ठीक, उसी प्रकार हिंदी अखबार पढ़ने वालों का परसेंट 40% था। इनको हमने चेंज किया तो आपका आ गया 40/100, मतलब 2/5। दोनों अखबार पढ़ने वालों का परसेंट 5% था। ठीक ना, तो इसमें आपका आ गया 5/100, मतलब 1/20। अब कोई भी अखबार नहीं पढ़ने वाले कितने बचे?
हम दोनों को, हिंदी और इंग्लिश वालों को जोड़ के दोनों पढ़ने वालों से घटा देंगे तो आपका दोनों नहीं अखबार नहीं पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो वही हमने किया, ठीक ना। दोनों को जोड़ के ये जो दोनों पढ़ते हैं उनमें घटा दिए, जैसे ही हम घटाएंगे आपका संख्या ज्ञात हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका, ठीक ना, इसको हल किए तो यहाँ हमारा संख्या ज्ञात हो गया। संख्या क्या ज्ञात हुआ? 11/20, मतलब 11/20 लोग नहीं पढ़ते हैं कोई भी अखबार, ठीक। लेकिन हमारे पास क्या पूछा था? प्रतिशत पूछा था कि कितने प्रतिशत लोग कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो हम इसको प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत में चेंज करना है तो 11/20 गुणा में हम 100 कर देंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा हम 100 करेंगे। जैसे ही गुणा हम 100 करेंगे, यहाँ से 20 एकम 20, 20 पंचे 100 काट देंगे। 11×5 = 55, 55% आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर, ठीक। तो इस प्रकार आपके 15वें नंबर प्रश्न का भी सही आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो ये थी आपके 15 प्रश्न के सटीक एवं सही आंसर, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। यदि आपने सॉल्यूशन पहले से कर लिया तो आपके लिए और अच्छा है, ठीक। नहीं तो इसका सेकंड पार्ट भी लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा होगा डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।